नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज एनसीईआरटी की साइंस की बुक का मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर आपका मैंने कंप्लीट करा दिया है और अगर आप चाहें तो आपको हैंड रिटन नोट्स भी उसमें दिला सकती हूँ और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो भी आपको मैं बता सकती हूँ। आप मुझे कमेंट कीजिए और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपको दोबारा से वीडियो बना के उसका दे सकती हूँ। आज जो एनसीईआरटी का हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। अब सबने घर में देखा होगा, सबके घर में नींबू आता है। नींबू, अगर मैं बेसिकली आपसे पूछूं कि नींबू क्या है तो आप क्या बोलेंगे? एकदम सही, आप बोलेंगे कि नींबू जो है वो अम्ल है। क्षार में आप आपके यहाँ पे साबुन रहता है, नहाने वाला भी होता है, कपड़े वाला भी होता है, तो वो क्या है? वो एक प्रकार का क्षारक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लवण, जो कि आप डेली यूज करते हैं। नमक, घर में नमक डाला जाता है खाने में, वो वही है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? वो लवण है। आइए थोड़ी सी एनसीईआरटी बुक को पढ़ लेते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में, यानी कि आपने 8वीं और 9वीं कक्षाओं में ये अध्ययन किया होगा या ये पढ़ा होगा कि भोजन खट्टा होता है एवं कड़वा स्वाद में भी होता है। कड़वाहट भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल और क्षारक के कारण आती है। तो इसमें हमको, अगर सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन बनता है इसमें, वो है अम्ल और क्षार में अंतर। तो अम्ल और क्षार में अंतर को हम इन्हीं लाइनों में से निकालेंगे, जैसे कि भोजन का खट्टापन। आपने घर में नींबू देखा है, अभी मैंने आपको बताया नींबू को जब हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों का पता कि कोई भी पदार्थ जो है वो अम्ल है, क्षार है, लवण है, क्या है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले हमको उसको क्या करना है? टेस्ट करके देखना है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर वो हार्मफुल है और हम उसको टेस्ट करके देखें, नहीं। तो जो चीज़ टेस्ट करने लायक है उसी को टेस्ट करेंगे। तो जैसे नींबू है, नींबू को हम खाएंगे, आप टेस्ट करके देखेंगे कैसा लगता है नींबू? खट्टा लगता है। और अगर नहाते समय या बेकिंग सोडा आपने देखा होगा, उसको जब हम हल्का सा जीभ पे रखते हैं तो कैसा लगता है? हल्का सा उसका टेस्ट जो होता है वो कड़वा और कसैला रहता है। तो एक अंतर हमारा यहीं से निकल के आ गया है कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं। जैसे कि यदि आपके परिवार में कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने से के कारण अम्लता से, अब अम्लता कैसी होती है? अम्लता मीन्स एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब है पेट के अंदर जिसको भी एसिडिटी हुआ है उसके पेट के अंदर अम्ल की मात्रा का बढ़ जाना। तो अम्ल की मात्रा जब बढ़ जाती है तो आप क्या करेंगे? क्या करते हैं उसके लिए? आप अगर नॉर्मल अगर चीज़ अपन देखेंगे, आप देखेंगे तो क्या करेंगे? क्या उसको नींबू का पानी दे देंगे, नींबू में पानी में नींबू डाल के दे देंगे, या फिर उसको हम सिरका पानी में घोल के दे देंगे, या फिर उसको बेकिंग सोडा पानी में घोल के देंगे। क्या करेंगे? देखिए, जब अम्ल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये समस्या होने लगती है, किसकी? एसिडिटी की, या एसिड बढ़ जाने के कारण। तो इसको शांत करने के लिए क्या दिया जाता है? जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो जो क्षार होता है वो अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है, एकदम नॉर्मल कर देता है। तो हमको इसमें क्या करना है? हमको नींबू पानी नहीं, क्या हम ऐसा करेंगे कि अगर आग जल रही है तो उसमें हम और मिट्टी का तेल ला के डाल देंगे क्या? बताइए। तो हम उसमें क्या करेंगे? क्यों? अगर हमने उसमें मिट्टी का तेल डाला तो आग ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए किसी को भी अम्लता या एसिडिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो हमको उसको क्या करना है? कम करने के लिए हम उस व्यक्ति को क्या देंगे? हम उस व्यक्ति को क्षार देंगे। क्षार पानी में घोल के, जैसे क्षार का मतलब है कि जैसे बेकिंग सोडा एक प्रकार का क्षारक पदार्थ है, तो हम बेकिंग सोडा को पानी में घोल के और उसको दे देंगे। या फिर एंटासिड, एक दवा आती है जो कि सेम काम करती है। एंटासिड ही अम्लीयता को दूर करने के लिए दी जाती है। तो हम या तो एंटासिड दे देंगे या तो जो हमारा बेकिंग सोडा है इसको हम पानी में घोल के
और उस व्यक्ति को पिला देंगे, ताकि जो अम्लीयता उसके शरीर के अंदर बढ़ रही है वो धीरे धीरे करके कम हो जाए। उपचार बताते समय आपने किस चीज़ का ध्यान रखा? हमने बेकिंग सोडा क्यों डाल के दिया, उसकी किस प्रकृति को ध्यान में रखा कि ये क्षारीय है। और अगर हम नींबू पानी देते तो क्या होता? नींबू पानी से अम्लीयता शरीर के अंदर और ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती। इस वजह से हम नींबू पानी ना देकर हम उसको क्या देंगे? बेकिंग सोडा देंगे। उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? तो हमने क्या ध्यान रखा है इसमें कि ये एक क्षारीय पदार्थ है, इस वजह से इसको देना चाहिए। आप जानते हैं कि अम्ल तथा क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अम्ल और क्षार अगर एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं। अगर मान लीजिए शरीर में क्षार की मात्रा बढ़ गई है तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें उस कंडीशन में हमको पानी में नींबू की कुछ बूंदें डालकर उस व्यक्ति को दे देना है, जिससे उसकी जो क्षारीयता बढ़ी हुई है बॉडी के अंदर वो क्या होगी? वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया है। जब हमको ये पता है तभी हमने ये उपचार उनको बताया है। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे और कड़वे पदार्थों की जांच की थी, क्योंकि हमने उसको अगर टेस्ट किया है, क्योंकि ये अगर हमने बिना चखे किया है कि नींबू खट्टा होता है, तो हमने कभी ना कभी नींबू को टेस्ट किया है, तब हमने ये बताया कि नींबू खट्टा होता है। अब हम अपनी किचन में ऐसे कितने पदार्थ हैं जो कि अम्लीय हैं और कितने पदार्थ हैं जो कि क्षारीय हैं। लवण क्या होते हैं? ऐसा नहीं है कि लवण केवल नमक ही है, लवण भी बहुत सारे होते हैं, और जो क्षार हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, और जो अम्ल हैं वो भी बहुत सारे होते हैं। जैसे कि हम अपने घर की किचन से या रसोई घर से ही लें तो हमारे घर में आपने नींबू देखा होगा, वो भी अम्लीय होता है। आपने इमली देखी है, वो भी अम्लीय प्रकृति की होती है। संतरा है, वो भी अम्लीय प्रकृति का है। अमरूद है, वो भी अम्लीय प्रकृति का है। और जो टमाटर होता है वो भी अम्लीय प्रकृति का होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अम्लीय प्रकृति की होती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो बेकिंग सोडा, साबुन, डिटर्जेंट, ये सभी क्षारीय प्रकृति की होती हैं। ये हमारे आसपास जो आपने देखी हुई चीज़ें हैं जिनको आप डेली यूज़ करते हैं, मैं केवल उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बता रही हूँ। ऐसे आपके आसपास बहुत सारे क्षारकीय पदार्थ भी हैं। इसी प्रकार से आपके आसपास बहुत सारे लवण भी होते हैं। जब अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो अम्ल धातु के साथ मिलने के बाद क्या बना देता है? आइए आगे देखते हैं। जब हम स्वाद में चखेंगे तो हमको खट्टे और कड़वे पदार्थों का पता चलेगा। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, और ये अब इसको और मान लीजिए कुछ अम्ल ऐसे होते हैं, जैसे कि कौन कौन से अम्ल हैं। मान लीजिए NaOH है, HCl अम्ल है। NaOH क्या है? क्षारक है। HCl क्या है? अम्ल है। अब अगर इनमें से जो भी अम्ल प्योर होगा तो हम इसको टेस्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अम्ल को अगर हम मुंह पे रख के इस प्रकार से टेस्ट करेंगे, जैसे कि HCl पदार्थ है, हम इसको सोचे कि हम इसको टेस्ट करके इसका पता करें तो क्या होगा? तो उस समय अगर हम उसको जीभ के ऊपर रखेंगे तो जीभ जो है वो पूरी तरीके से जल जाएगी। इसलिए इन चीज़ों को हम टेस्ट करके नहीं देख सकते हैं। जो टेस्ट करने वाली चीज़ें हैं वही टेस्ट करके देखेंगे। अब इन चीज़ों का पता हम, जैसे HCl है, NaOH है, इन चीज़ों का पता हम कैसे लगाएं कि ये अम्लीय है या क्षारीय है? तो इसके लिए एक विशेष प्रकार का जो पेपर होता है वो प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो वो एकदम सही है, और इसको प्राकृतिक रूप से ही हम यूज़ करेंगे। तो जो भी अम्ल है वो लिटमस पेपर, एक नीले रंग का लिटमस पेपर होता है, जिसको अगर हम उसमें हम कुछ अम्ल की बूंदें डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है? पेपर नीला रहता है तो वो लाल हो जाता है। और जो क्षारकीय होता है, जो क्षार प्रकृति का होगा, तो वो क्या करेगा? वो लाल लिटमस पेपर पे अगर हम हल्की सी क्षार की बूंदें डाल देंगे तो क्या होगा? तो वो लाल लिटमस पेपर दोबारा से नीला हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा अंतर हो गया कि जो अम्ल होते हैं वो लिटमस को नीले से लाल कर देते हैं,
और क्षारक जो होते हैं एक तो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये एक मात्र एक छोटी सी पेपर की या कागज की एक पट्टी होती है, जिसको प्राकृतिक रूप से अगर हम देखें तो वो किसकी बनी, मतलब किस चीज़ के कारण वो नीली होती है या बैगनी रंग की होती है। ये एक प्रकार के रंजक होते हैं जो कि या तो लाइकेन या लिचेन नामक पौधों से जो प्रकृति में मिलते हैं उनके रस से ही ये कलर्ड होते हैं। और ये हमें सूचक सूचक मीन्स जो हमें ये बता सकते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। ये बताने के लिए हम इन कागज़ों की पट्टियों का या लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। तो ये एक प्राकृतिक सूचक होते हैं। इसी प्रकार हल्दी जो है ये भी एक प्राकृतिक सूचक की तरह कार्य करता है। आपने देखा होगा कभी कभी कपड़ों के ऊपर हल्दी का दाग लग जाता है और हम जाके उसको साबुन से घिसने लगते हैं। चूँकि हल्दी जो है वो एक सूचक की तरह कार्य करती है और हम जब उसके ऊपर क्षार की क्या कहते हैं साबुन से उसको धोते हैं तो पहले वो लाल होता है और धीरे धीरे करके वो भूरा होने लगता है। जब हम उसे 2-3 या 4 बार उसको साबुन से धोते हैं, फिर उसको पानी से बाहर निकालते हैं, तो वो धीरे-धीरे करके पीला होने लगता है। लेकिन ये भी जो हमारा हल्दी है, ये भी हमारी एक सूचक की तरह कार्य करती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं, तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने पर ये फिर से पीले रंग का हो जाता है। अम्ल और क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज, अब आपको इनके नाम याद कर लेने हैं। तो मेथिल ऑरेंज, साथ में फिनोल्फ्थेलीन का उपयोग हम सूचक के रूप में, मतलब इनसे हम अम्ल, क्षार और लवण की प्रकृति का पता लगा सकते हैं। या तो स्मेल से, अब हम इस चीज से हम क्या सीखे कि हम अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षार की प्रकृति का है, तो हम किस तरीके से, केवल अभी फिलहाल हमने 2 तरीके पढ़े हैं। कौन कौन से? एक तो स्वाद टेस्ट करके या स्वाद लेके, या फिर दूसरा जो हमारा लिटमस पेपर है या प्राकृतिक सूचक जो हैं हमारे, उनके द्वारा हम इनकी प्रकृति का पता लगा सकते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल और क्षार की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल तथा क्षार कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। मीन्स अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो ये उदासीन कर देते हैं एक दूसरे को और इनके प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुएं हैं जो जिनका अध्ययन अपन करेंगे तो उन अपन को ये पता चलेगा कि ये किस प्रकार की प्रकृति की हैं। अब लिटमस पेपर या लिटमस विलयन ये कहाँ से आया, इसका पता जो हम ये टेबल है इसमें दिया हुआ है, आइए हम इसको पढ़ लेते हैं। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है। रंजक मतलब कलर, कलर देने वाला, जो कि प्राकृतिक होता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया है कि थैलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पौधे से निकाला गया। उसके पौधे में जो फूल होता है उसके रस से ही इस पेपर को कलर किया जाता है, जो कि प्राकृतिक रूप से होता है और किस रंग का हो जाता है? बैगनी रंग का हो जाता है। इसे सूचक की तरह उपयोग में करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है, तब यह कैसे रंग, मान लीजिए कोई प्रकृति ना किसी कोई पदार्थ ना तो अम्ल है और ना ही क्षार है, तो वो किस रंग का रहेगा? वो केवल और केवल बैगनी रंग का हो जाता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पिटूनिया, जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करती हैं। किसी भी विलयन में अगर अम्ल है या क्षार है, जरा सी बूंद हम इसमें डालेंगे तो ये पता चल जाएगा कि कौन सा पदार्थ, क्योंकि इसमें कलर चेंज हो जाएगा, तो ये पता चल जाएगा कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षारकीय है। इसे हम अम्ल क्षारक सूचक का या कभी कभी केवल सूचक भी कह देते हैं। या तो अम्ल क्षार सूचक बोलेंगे या तो केवल और केवल सूचक बोल देंगे, जो कि अम्ल और क्षार की प्रकृति को बताता है। इसके बाद है आपका अगला, अम्ल और क्षार क्षार
अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म। अब इनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम अम्लों को पढ़ेंगे। कौन कौन से अम्ल हमें हमारी प्रयोगशाला में या हमारी प्रकृति में हमको देखने को मिल सकते हैं। तो है पहला, विज्ञान की प्रयोगशाला से हाइड्रोक्लोरिक या HCl अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के विलयनों के नमूने हम एकत्रित करते हैं। मीन्स इन सभी पदार्थों के हम ऐसे विलयन प्राप्त करेंगे जिनमें ये सभी पदार्थ मिक्स होंगे। ऊपर दिए गए विलयन की एक एक बूंद हर एक वॉच ग्लास में बारी बारी से डालेंगे। जब बारी बारी से इनको डालेंगे तो इनकी सूचकों के द्वारा इनकी जांच की जाएगी कि इनके रंगों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो हम जब इन विलयनों को लाल लिटमस, नीले लिटमस, फेनोल्फथलीन एवं मैथिल ऑरेंज विलयन के साथ लिए गए विलयन के रंग में भी क्या क्या परिवर्तन होता है, ये सभी हम देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने प्रयोगशाला में प्रयोग किए हुए हैं या मान लीजिए कई लोगों ने प्रयोग नहीं किए हैं, तो इन प्रयोगों को किया जा सकता है और आप आसानी से देख सकते हैं। तो विलयन का नमूना कोई भी हो सकता है। अम्ल है अगर, तो वो लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा। और अगर मान लीजिए वो क्षार है तो नीले लिटमस को लाल कर देगा। ठीक है, इसी प्रकार से अलग अलग पदार्थों का अलग अलग प्रयोग होता है। रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या कि क्षार है। ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। अब हम कुछ चीज़ों का पता, मान लीजिए इससे पता नहीं चल रहा है अपने लिटमस पेपर से, तब हम क्या करेंगे, तब हम इसकी कुछ गंधीय सूचक भी होते हैं जिससे पता चलता है कि डाला गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है। इसका प्रयोग बहुत सरल है और आपके यहाँ आसानी से ये चीज़ें मिल भी जाएंगी। एक कपड़ा लेंगे सफ़ेद रंग का, उसमें बारीक कटी हुई प्याज, उस स्वच्छ कपड़े पर प्याज को बहुत बारीक काट के और उसको पहले टुकड़ों में काट के और एक प्लास्टिक में भर के और उस थैले में बंद कर देते हैं। उस कपड़े से उसको बंद कर दिया और तेज से उसको बांध दिया टाइट करके। पूरी रात हम इसको फ्रिज में रखा रहने देंगे। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए करेंगे। जो हमने कपड़ा लिया था, अब हम जब उसको फ्रिज से बाहर निकालेंगे, उसको देखेंगे तो उसमें कुछ मात्रा में प्याज का रस और उसकी गंध समाहित हो जाती है। अब इस कपड़े से हम 2 टुकड़े काटेंगे, जिसके ऊपर हम उन टुकड़ों पर हम क्या करेंगे, एक पर हमने तनु HCl डाला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की विलयन जो है उसकी कुछ बूंदें हमने डाल दी और कुछ दूसरे वाले कपड़े पे हमने NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें हमने इस पे डाल दी। अब दोनों टुकड़ों को हम जल से धोकर उसकी गंध देखेंगे। तो जब अम्ल होगा तो उसमें गंध अलग आएगी और जब क्षार होगा तब उसमें गंध अलग आएगी। तो दोनों की गंध में हम अंतर देख के और ये बता सकते हैं कि ये पदार्थ अम्ल है, यानी HCl पदार्थ अम्ल है और NaOH पदार्थ हमारा क्षारकीय है। आगे देखें, अपने परीक्षणों को लिखिए। तो हम अपने परीक्षण जो हमने किया है उसको लिखेंगे। इसके बाद अब थोड़ा सा तनु वेनिला, लौंग तेल लीजिए और इनकी गंधों की जांच कीजिए। पर एक परख नली में तनु HCl विलयन, दूसरी में तनु NaOH विलयन लेते हैं। दोनों में तनु वेनिला एसेंस की कुछ बूंदें डालकर इसको हिलाते हैं। उसकी गंध की पुनः जांच करते हैं। यदि कोई बदलाव होता है तो उसे हम नोट करते हैं। इसी प्रकार तनु HCl और तनु NaOH के साथ लौंग के तेल की गंध में आए हुए परिवर्तन की भी हम जांच कर उसका परीक्षण कर सकते हैं। तो ये सभी, इन सभी चीज़ों का, चाहे वो वेनिला एसेंस हो, चाहे लौंग का तेल हो, चाहे आपकी दूसरी चीज़ें हो, चाहे HCl हो, चाहे NaOH हो, ये सभी गंधीय सूचक हैं। इनको हम सूंघ के ये पता लगा सकते हैं कि ये पदार्थ अम्लीय है
या कि क्षारीय। तो इन सभी चीज़ों को हम गंधीय सूचक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। आपके परीक्षण के आधार पर वेनिला, प्याज, लौंग के तेल में से किसी गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इन तीनों चीज़ों को, चाहे वो प्याज हो उसकी भी गंध तेज़ होती है, वेनिला एसेंस हो उसकी गंध भी तेज़ होती है, और लौंग का तेल हो उसकी गंध भी तेज़ होती है। तो हम इन तीनों चीज़ों को गंधीय सूचक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए हम कुछ और क्रियाकलाप करते हैं, जो कि क्या होंगे, अम्ल एवं क्षार धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल एवं क्षारक अब किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, धातु के साथ। ये हमको विशेष ध्यान रखना है कि ये धातु के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। तो सबसे पहले चित्र 2.1 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित करते हैं। एक परख नली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब है H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं एवं इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े। आइए देखिए नीचे जो हमें दिया हुआ है डायग्राम, इसमें हम देखें, इसमें जो नीचे आपको टुकड़े दिखाई दे रहे हैं ये किस चीज़ के हैं, ये हैं जिंक के, जिसको हम Zn से प्रदर्शित करते हैं। इसमें हमने और क्या डाला है, इसमें हमने डाला है अम्ल के रूप में H2SO4 का विलयन। ये आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है, जो ये किस चीज़ का विलयन है, ये है आपका अम्ल। कौन सा अम्ल है ये, H2SO4। और नीचे जो टुकड़े हैं वो दानेदार, या जो दाने दिख रहे हैं हमको किस चीज़ के हैं, जो है ये जिंक के हैं। अब इसको हमने एक कॉर्क से बंद कर दिया है और इसमें एक प्रवाहित नली, जिससे गैस जो है वो बाहर की साइड प्रवाहित होगी। अगर आप लैब में गए हैं तो आपने इन चीज़ों को देखा होगा। ये है हमारा परख नली स्टैंड, ये है हमारी परख नली, और ये है कॉर्क जिससे बंद किया गया है। अब जब हम इसको हम कुछ देर तक रखा रहने देते हैं, और दूसरी साइड हमने क्या कर लिया है, एक कांच का टब लिया है जिसमें हमने क्या भर के रखा है, ये नीले रंग का आपको दिखाई दे रहा है जो साबुन का विलयन, साबुन घुला हुआ जल, ये इसके अंदर भरा हुआ है। अब जो यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है, यहाँ से निकल रही है हाइड्रोजन गैस, जिसको हम H2 से प्रदर्शित करते हैं। जब कुछ देर इसको हम रखा रहने देते हैं तो इसमें कुछ बुलबुले हमको उठते हुए नजर आते हैं, जो कि नली के द्वारा, जो हमारा जहाँ पे साबुन का विलयन घुला हुआ है वो रखा हुआ है, उधर ये बुलबुले हमको जाते हुए नजर आते हैं। जब ये गैस, हाइड्रोजन गैस इधर साबुन के विलयन में जाती है, अब हमको क्या करना है, अब केवल हम इसके पास एक जलती हुई मोमबत्ती को लेकर जाएंगे। जो ये बुलबुले निकल रहे हैं इनके पास हम जलती हुई मोमबत्ती को लेकर जाएंगे, तो हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले जो हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं, और जो हाइड्रोजन गैस उससे मोमबत्ती तक पहुंचती है, तो जो आग है वो फट फट करके, मोमबत्ती जो है वो एकदम फट चिट चिट ये आवाज़ निकाल के और जलने लगती है। तो इसके जलने से हम ये पता लगा लेते हैं, क्योंकि इसमें आवाज़ भी आ रही है चिट चिट की, और हाइड्रोजन गैस का दहन भी हो रहा है, ध्वनि भी आ रही है और दहन भी हो रहा है। तो हम ये पता लगाएंगे, केवल इससे हम ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि जो इससे निकलने वाली गैस है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और इसमें हाइड्रोजन गैस का दहन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस कभी भी आग जलते समय वो आवाज़ करती है। अगर हाइड्रोजन गैस है तो वो आवाज़ के साथ जलती है। आइए देखते हैं, दानेदार जिंक के टुकड़ों की सतह पर आप क्या देखते हैं कि वहाँ से कुछ कुछ बुलबुले उठ रहे हैं। उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन में प्रवाहित करते हैं, जो कि हमने यहाँ किया हुआ है। साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं, क्योंकि यहाँ से जो गैस निकल रही है हाइड्रोजन गैस, वो नली की सहायता से साबुन के विलयन में जा रही है। जलती हुई मोमबत्ती को गैस के बुलबुलों के पास ले जाते हैं। देखिए ये अपन ने किया हुआ है। आप क्या देखते हैं, कुछ अन्य अम्ल जैसे कि HCl, HNO3 और CH3 COOH के साथ यह क्रियाकलाप दोबारा से करते हैं। प्रत्येक स्थिति में आपका परीक्षण समान है या भिन्न है, तो इसका पता हमको लगाना है। तो हर स्थिति में अपना जो परीक्षण है वो सेम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम अम्ल का उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी, और हाइड्रोजन गैस अगर निकल रही है
तो क्या होगा, वो चिट चिट या फट फट की आवाज़ के साथ जलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रिया में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है। विस्थापन मतलब अम्ल से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में उसको बाहर निकाल देती है या वहाँ से हटा देती है, जिसको हम विस्थापन कहते हैं। और एक यौगिक बनता है जिसे हम लवण कहते हैं। इन दोनों के आपस में संयोग से क्या बन रहा है, एक तो हाइड्रोजन गैस का विस्थापन मतलब वो हाइड्रोजन गैस हट रही है और साथ में लवण का निर्माण हो रहा है। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि अम्ल कोई भी हो सकता है, वो जैसे कि अपन ने अभी ऊपर देखा है, या तो HCl या कोई भी। साथ में धातु कौन सी है, मान लीजिए हमने जिंक ही ले लिया, तो इसमें ये क्या हो गया है, धातु में जब हमने जिंक लिया तो अब ये क्या होगा, ये दोनों आपस में मिलकर और किस में टूट जाएंगी, पहले तो लवण बनेगा और दूसरा बनेगी आपकी हाइड्रोजन गैस। आई बात समझ में। किसी भी धातु के साथ अम्ल की जब अभिक्रिया होगी, चाहे वो कोई भी अम्ल हो, तो जब वो धातु के साथ क्रिया करेगा तो पहला तो लवण बनेगा और दूसरा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। आपने जिन अभिक्रियाओं का परीक्षण किया है, क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं? तो आइए अब इनके समीकरण को भी देख लेते हैं। एक परख नली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े रखिए, उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH का घोल मिलाकर उसे हम गर्म करते हैं। किससे करेंगे गर्म? स्पिरिट लैंप से। तत्पश्चात क्रियाकलाप 2.3 के अनुसार क्रियाओं को देखकर दोहराइए और अपने परीक्षण को लिखिए। इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब चूंकि इन्होंने क्या बताया था, 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो 2 NaOH प्लस किसमें क्या डालना था हमको, इसमें जिंक, धातु क्या है, जिंक है, Zn सॉलिड रूप में है। क्या बना है इससे, सोडियम जिंकेट, जिंक के साथ मिला, लेकिन इसमें इसने क्या कर दिया, इसमें इसने हाइड्रोजन गैस का मीन्स H2 अलग कर दिया, ये गैस बाहर निकल गई। साथ में Na2ZnO2 केवल इसने H2 का विस्थापन कर दिया और जो जिंक था उसको इसमें इसने जोड़ दिया, बाकी सब वैसा है। तो आप देखेंगे कि क्या बन गया, सोडियम जिंकेट। जब सोडियम जिंकेट बना तो क्रिया वही होगी क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन गैस बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। जो ये अभिक्रिया हो रही है ये हर एक धातु के साथ संभव नहीं है, ये कुछ ही धातुओं के साथ संभव हो पाएगी। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपना धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो धातु कार्बोनेट क्या कहलाएगा, जैसे मान लीजिए कार्बोनेट क्या है, उसको अगर हम देखें तो कार्बोनेट क्या है, अगर आपको पता है